बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। मंडे फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर गवर्नेंस को मैं सम अप करूँ, समंदर को कूजे में बंद करूं, तो दो मिसालें आपके सामने रखूंगी जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारी जो सरकार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उसकी अब तक की कारकर्दगी कैसे है। इंटरनेशनल फ्रंट पर अगर हम बात करें मेजर बड़े पर्सपेक्टिव की, तो उसमें हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर तेल का बहरान तब शुरू हुआ जब इंटरनेशनली किसी भी मुल्क में, आलमी मंडी में तेल का कोई खरीदार नहीं था, लेकिन पाकिस्तान को तेल क्या क्राइसिस हो गया। अगर हम नेशनल फ्रंट की बात करें तो हमारे मुल्क में एक एग्रीकल्चरल कंट्री में, एटलीस्ट क्लेम तो ये किया जाता है, उसमें आटे का बहरान शुरू हो जाता है। और आटे का बहरान अभी सर उठाता ही है उस टाइम पर जिस टाइम पर गंदम की कटाई हो चुकी होती है। ये दो ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि समझने वाले के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है। फिर हफ्तों तक, दिनों तक निगोसिएशंस चलती हैं सरकार की और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की, और इतनी ढेर सारी, इतने दिनों, इतने घंटों की निगोसिएशंस के बाद, मुज़ाकरात के बाद हमें यह पता चलता है कि अपैरेंटली इतनी मजबूत हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको अनफॉर्चुनेटली कौम के वसीतर मुफाद में सरेंडर करना पड़ जाता है फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के सामने। और क्योंकि सस्ता पेट्रोल लोगों को मिला नहीं था, अपैरेंटली जब ये सस्ता हुआ था बिकॉज किल्लत थी, और महंगा पेट्रोल मिला तो उसको देखा देखी जो प्राइसेस थी चीज़ों की वो कम नहीं हुई, तो नतीजतन क्या हुआ कि 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये इजाफे के साथ अब लगभग 860 रुपये में मिलेगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि गरीब, दिहाड़ीदार, मजदूर या एक लो मिडिल क्लास का तबका अपना किचन कैसे चलाएगा। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस। आगे बढ़ते हैं जी। किसकी क्या रेट्स होंगे, क्या प्राइसेस होंगे ट्रांसपोर्टेशन के, बस के, रिक्शे के, किराए क्या होंगे, ये सब तय हो चुका है कि इन सब में इजाफा होने वाला है। बस सिर्फ और सिर्फ ऐलानात यानी अनाउंसमेंट की देर है, और जैसे ही अनाउंसमेंट सामने आएंगी, आप मेरे से ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है बिकॉज यू पीपल आर ग्लूड टू द टेलीविजन 24/7, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि उसके क्या रेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ ये नहीं, हेल्थ सेक्टर की भी बात कर लेती हूँ, जो उनके मंशूर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है कि तालीम और सेहत से कौमें बनती हैं, और सड़कें, पुल वगैरह बनाने से कौमें बिल्कुल नहीं बनती, और सेहत को हमेशा से अपैरेंटली उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा है। तो कोरोना के खदशात के मद्देनज़र उन्होंने एक टाइगर फोर्स बनाने का इरादा किया, क्लेम किया, टाइगर फोर्स बन भी गई। और फिर आज ही मुझे पता चला कि जब मैंने ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर डार साहब के, मावन खसूसी उस्मान डार साहब की एक पिक्चर देखी कि जी बहुत से लोग टाइगर फोर्स की शर्ट्स पहन के उस्मान डार साहब के आगे पीछे, ऑब्वियसली उनको प्रोटोकॉल दे रहे थे, उनके आगे पीछे भाग दौड़ कर रहे थे। ये क्लेम किया जा रहा था इस टाइगर फोर्स के बारे में कि ये बिल्कुल भी एक सियासी फोर्स नहीं है, एक पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो ये क्लेम कर रही थी कि ये एक पॉलिटिकल फोर्स है। ऐसे में जब आज उस्मान डार साहब के आगे पीछे देखा गया कि जी टाइगर फोर्स की कुछ नौजवानों ने शर्ट्स पहनी हुई हैं, तो बहुत से सवालात उठे, उंगलियां तो उठेंगी जब इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की चीज़ें शेयर की जाएंगी, और ऐसे में एक्सेसिबिलिटी भी नहीं होगी। डार साहब से बात करना भी ज़रा आजकल मुश्किल हो रहा है, हालांकि बहुत दफ़ा हमने टेक्स्ट भी किया उनको। खैर जी, सरकारी हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो जी उसमें पता चला है कि जी प्रोफेशनल्स की कारकर्दगी को देखने के लिए अब वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी हेल्थ के नाम से बॉडीज तश्कील दे दी गई हैं। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो, या उसे क्या कहते हैं, पुअर परफॉर्मेंस हो, तो फिर क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या आता है। ऑब्वियसली हमें शोज करने में दिक्कत होती है, लेकिन उसके अलावा उसका नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट क्या आता है कि हुकूमत के जाने की बातें होना शुरू हो जाती हैं, ये र्यूमर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ड्राइंग रूम्स में बैठ करके डिस्कशंस होना शुरू हो जाती हैं कि भाई बस हुकूमत तो आज गई, कल गई, हुकूमत का तो वक्त पूरा हो चुका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो बात जो इमरान खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस शुरू की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में कि जी -1 के बारे में, वो शेख रशीद साहब ने ओवर द वीकेंड मैंने देखा कि वो -3 तक ले गए, और आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसी हुकूमत को चलता करने की उस डेफिनेशन में -1, -3 या -10 नहीं, -160 की बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल जिससे मैं आज अपनी डिबेट का आगाज करूंगी कि अगर -160 होने जा रहा है तो प्लस कौन हो रहा है।
कौन इन माइनसेस को प्लस में तब्दील करेगा और इनको फिल इन करेगा? ऑनरेबल पैनल, मेरे साथ मौजूद हैं जी शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, सिटिंग एमपी हैं। हिना परवेज भट्ट साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करेंगी, वो भी सिटिंग एमपी हैं। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के, वो भी सिटिंग एमपी हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए, बिकॉज काफ़ी इब्तदाइये में मैंने आप लोग का वक्त ले लिया, क्या करें 4 दिनों के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो इतना वक्त लेना तो बनता है। नदीम कुरैशी साहब, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है? अगर -160 हो रहा है, जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, जिस तरीके से वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को समझते हैं, जिस तरीके से वो अपोजिशन कर रहे हैं, और -1 की बात जो खान साहब ने शुरू की पर शेख रशीद साहब ने -3 पर लेके गए, वो आज 160 पर आ गई है, तो ऐड कौन हो रहा है? कुछ हमसे शेयर कर लें, कुछ तो हमें बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी बयान करूं आपको, ख्वाहिशात पर मुल्क नहीं चला करते। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पिछले 2 साल से वो भी और उनकी क़यादत भी, अब मुझे ये मालूम नहीं है, मैं ये क्वेश्चन तलाश कर रहा हूँ कि पीएमएलएन का लीडर कौन है। नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, शाहिद खाकान साहब है, मरियम साहब है, हमें नहीं मालूम। बहरहाल ये 2 साल से मुख्तलिफ इन्होंने पेशेन गोइयां की, आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट 2 साल की हो गई। मैं जहां तक समझता हूँ कुछ मायने तो नहीं जा रहा। इमरान खान को पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत ने वोट से पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाया। अभी जब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पानामा केस की तहकीकात जारी थी, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, और मियां साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ऑलरेडी उनको पता था कि क्या होने वाला है। उन्होंने कैंपेन शुरू की पाकिस्तान भर में। वो जहां जाते थे तो वो फरमाते थे जी वोट को इज्जत दो। ये स्लोगन बड़ा पॉपुलर उन्होंने करने की कोशिश की। इस पर उन्होंने कोशिश की कि अगला इलेक्शन लड़ा जाए, और इसी स्लोगन को लेके मरियम नवाज साहब भी कैंपेन करती रही। अच्छा, मुझे समझ अब ये नहीं आता कि ये किस वोट को कहते हैं कि इज्जत दी जाए, सिर्फ उस वोट को जो वोट इन्हें कास्ट हो, तो इनके अपोनेंट वोट कास्ट हो, ये उसको इज्जत क्यों नहीं देना चाहते? जब हमेशा ये रहा, मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने 90s की दहाई में देखा कि जब बेनजीर भुट्टो साहब जैसी इक़्तिदार में आती थी, पीपल्स पार्टी आती थी, उस वक्त 2 पार्टी सिस्टम था यहाँ पर, तो मियां नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी हमेशा जमहूरियत के जो है और पाकिस्तान के हवाले से इनके तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज्यादा बढ़ जाया करते थे। ये कहते थे जी जमहूरियत खतरे में है और पाकिस्तान ये तो सिक्योरिटी रिस्क है। नहीं, वो सूरत इनकी अब है। अब चूंकि ये दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, एक साथ आ गए, माहौल उनको ले आया। जो पाकिस्तान में 35 साल जो सिलसिला होता रहा, जिस मुल्क में 15 खरब की करप्शन सालाना होती हो, तो जाहिर है जो इक़्तिदार में रहेगा उसको तो फिर फेस करना पड़ेगा। तो इनके अब ज़हन में ये है कि शायद हम लोगों के पास को कहने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि -160 नहीं हो रहा, राइट? मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। मैं तो तवक्को ये रखूंगा कि शायद खाकान अब्बासी और इनके तमाम साथी जो अपोजिशन में रहे और मुख्तलिफ अदवार में 35 ईयर यहाँ हुकूमत की पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, वो हम पर बड़े इल्जाम लगाते हैं। रोज असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर नाअहल, निकम्मे, सिलेक्टेड, ये वो कोई ऑल्टरनेट प्लान किसी एक चीज का दे दें। -3 भी नहीं हो रहा सर? कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। नहीं, -3 तो आप ही के इत्तेहादी ने कहा ना शेख रशीद साहब। चलें -160। जी मैं सुन रही हूँ सर, आप ही के साथ हूँ। जी हुकूमत की नहीं सुननी तो किसकी सुननी है सर? जी बताइए, सुन रही हूँ आपको। देखिए, शेख रशीद साहब का अपना एक अंदाज है, अपना एक तरीका कार है। मैं समझता हूँ इस सवाल का जवाब शेख रशीद साहब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। मैं तो इस बात पर कायल हूँ आज भी कि जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस होना था, उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों ने भी, पाकिस्तान की अवाम ने भी अपने वोट से माइनस कर दिया। अब जो प्लस माइनस कौन एक मिनट कुरैशी साहब, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में वोट से माइनस अब तक कौन हुआ है जिनकी तरफ आप इशारा करें? नाम लेके बात कर लेते हैं ना। मैंने आपसे नाम लेके बात की, शाहिद खाकान की बात कर रही हूँ, शेख रशीद की बात कर रही हूँ, आप नाम लेके बात कर लें। वोट से बताएं माइनस कौन हुआ? पीपल्स पार्टी? जी सुने, शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आज़म पाकिस्तान थे, अपने आबाई हल्के से लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। यूसुफ रजा गिलानी साबिक प्राइम मिनिस्टर थे पिछले टेन्योर के। लेकिन सर एक मिनट, पर वो नेशनल असेंबली का हिस्सा बने, लाहौर से जीत गए। लाहौर हालांकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां पे उन्होंने कैंपेनिंग की, जीत कर नेशनल असेंबली का हिस्सा बने, आगे बढ़े। और दूसरा नाम कौन सा ले रहे थे? मैं आपको अर्ज करूं, यही पंजाब है ना, जहां कभी पीपल्स पार्टी का एक नाम हुआ करता था, टिकटें लेने वाले कैंडिडेट नहीं थे, और आने वाले दिनों में पीएमएलएन को भी इसी सूरत का सामना करना पड़ेगा।
میں پنجاب اسمبلی میں ان کے اراکین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, ہم ملتے ہیں, جلتے ہیں, بیٹھتے ہیں. جتنی فرسٹریشن میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ 2 سال میں پنجاب میں پی ایم ایل این کی اپوزیشن نے ایک بھی اپوزیشن کا رول پلے نہیں کیا پنجاب کے عوام کے مفاد میں, صوبے کے مفاد میں. صرف اپنی لیڈرشپ کے پہ قائم کیسز سے چھٹکارے کے لیے ان کو کہا جاتا رہا جی آپ نعرے لگائیں, آپ بجٹ اجلاس سبوتاج کریں, آپ کووڈ-19 کا اجلاس سبوتاج کریں. ہر ایشو پر ان کا ٹاپک ایک تھا, حمزہ شہباز باہر آ جائیں, میاں نواز شریف کو پاکستان آنے دیں. حالانکہ گئے وہ اپنی مرضی سے ہیں, ہم تو منتظر ہیں ان کے کہ وہ تشریف لائیں اور اس اپوزیشن کو لیڈر جو چلیں بھائی سارا جواب تو ہنا ہی دیں گی اس کا, جو بھی آپ نے کوسچنز ریز کیے, اور پیپلز پارٹی کا جواب شرمیلہ دیں گی, دونوں ریپرزینٹیٹیو ہیں. لیکن آپ کے جو ہمارے جو پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تو پتہ نہیں 9-10 مہینوں سے ابھی اندر ہی ہیں, باہر تو آئے نہیں, صرف سیشن کے لیے باہر آتے ہیں, تو کیسی اپوزیشن ہوگی. خیر اینی ویز ندیم قریشی صاحب, آئی ایم ڈائنگ ٹو سی یو آن اے ویڈیو لنک. آپ کسی طرح بس ویڈیو کے اوپر بنے اور میں تب تک ذرا اپوزیشن سے رد عمل لے کر واپس ڈھیر سارے سوالات لے کر آپ کے پاس آتی ہوں, ہے نا بٹ صاحبہ. اپوزیشن کا رول صرف اور صرف نعرے بازی ہے اور اجلاس کو سابوٹاج کرنا ہے, چاہے آپ کا بجٹ سیشن ہو, چاہے آپ کے کرونا کے حوالے سے حکومت کے اقدامات ہوں, آپ صرف سابوٹاج کرنے کے ایجنڈا پر ہیں, دیٹس اٹ. بینش, میرے آنریبل کلیگ ندیم قریشی صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ وہ ان سے جب بھی ان کی حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ایزیلی یہ بلیم شفٹ کر دیتے ہیں. جہاں سے ہم نے یہ ڈیبیٹ سٹارٹ کی, وہ ڈیبیٹ سٹارٹ کی تھی ہم نے آٹے کی پرائس سے, ٹھیک ہے. عثمان بزدار صاحب نے کل کہا کہ آٹے کی جو پرائس ہے وہ 20 کلو کا تھیلا جو ہوگا 850 ہوگا, ٹھیک ہے. اس کو آج آپ نے دیکھا کہ اس کو واپس لے لیا اور 900 روپے کر دی. آپ نے شروع میں کہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ سرنڈر کر دیتی ہے مافیا کے آگے. آئی ایم سوری ٹو سے, صرف ایک ورڈ چینج کروں گی, یہ لیٹ جاتے ہیں مافیا کے آگے, بلکہ یہ لیٹتے بھی نہیں, یہ مافیا خود ہیں. انہوں نے شروع میں کہا کہ ہم گندم اس کے ارلی پرچیز کر رہے ہیں تاکہ ایک گندم کی قلت نہ ہو اور دوسری گندم کی پرائس رائز نہ ہو. اب مجھے بتائیں کہ اس میں 2 چیزیں ہیں, ادھر ان کی کیلکولیشن 850 روپے کی فلاٹ تھی جو انہوں نے ابھی 900 روپے کہہ دیا, یا انہوں نے مافیا کے آگے سرنڈر کر دیا, ٹھیک ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ٹھیک ہے تو وہ, یا بلکہ ان دونوں ٹھیک ہے, تو دس مینز یہ حکومت جو ہے نا وہ انکمپیٹنٹ ہے. اور جیسے آپ نے کہا یہ صرف آٹے کی کرائسس کے اوپر نہیں, چینی کا کرائسس آپ دیکھ لیں, فوڈ انفلیشن دیکھ لیں. آج بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا آیا دوبارہ ڈاکیومنٹ اور انہوں نے کہا کہ ہائیسٹ انفلیشن, ہائیسٹ گیس پرائسز, ہائیسٹ پرائسز, اگر آپ کھانے پینے کی چیزوں کی پرائسز دیکھ لیں, فروٹ کی پرائسز دیکھ لیں, سبزی کی پرائس دیکھ لیں, ہر چیز کی پرائس مہنگی. تو یہ انوکھے وزیر اعظم ہے, یہ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں انہوں نے بجلی کا نوٹس دیا, بجلی مہنگی ہو گئی. انہوں نے چینی کا نوٹس دیا, چینی مہنگی ہوگی. آپ نے ابھی یوٹیلیٹی اسٹور والا کرائسس بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے 70 روپے کی چینی کرنی ہے, اس میں بھی ان کی انکمپیٹنسی. آپ جیسی حکومت ہو, سوری اپوزیشن ہو, ان جیسی حکومت ہو, تو ہم نے تو پھر کرائسس ہی دیکھنے ہیں نا. ڈو آئی لیفٹ ود اینی ادر آپشن؟ جب ہماری حکومت تھی تب 5.8-5.5 GDP تھا, تب آپ نے یہ کرائسس نہیں دیکھے. تب میڈیا چینلز اس طرح 24 نیوز راتوں رات بند نہیں ہو جاتا تھا بلیک میلنگ پہ, اور اس طرح 400 امپلائیز ٹورزم کے نکال ہی دیے جاتے تھے, یا پوسٹیں 1 سے لے کے 16 تک 8000 پوسٹیں جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو جاتی تھی. تو اس پہ میں بات کروں کہ یہ نوکے وزیر اعظم ہے کہ پیٹرول کا نوٹس دیا, شارٹیج ہو گئی, یا تو پرائس بڑھ جاتی ہے یا قلت ہو جاتی ہے یا دونوں. اب ہمیں یہی ڈر لگ رہا ہے, آج کل میں کہہ رہی تھی کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, خدا نہ خواستہ یہ لوڈ شیڈنگ کا نوٹس نہ لے لے, یا عوام جو سانس لیتی ہے اس کا نوٹس نہ لے لے, عوام کو پہلے یا سبزیوں کا یا کھانے پینے کا نوٹس لے لے. یہ ایسی اصل میں ہے نا, آپ لوگ چیزوں کو ایسے مینج کرتے تھے اپنے ٹائم پر کہ اب ان لوگ کو مینج نہیں نا, یہ آنےسٹ لوگ ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کے انصافیئنز ہیں, ان کو مینج کرنا نہیں آتا, ان کو ڈیلیور کرنا آتا. آپ لوگ کو چھوڑا ہی نہیں آپ لوگوں نے, آپ لوگ سیانے لوگ تھے. آپ سمپل 1+1=2 ان لوگوں کو آتا ہے, آپ لوگ کو یہ نہیں نا آتا. آپ لوگ ذرا ماموں بنا لیتے تھے ہم لوگوں کو. مینج کرنا, ان کو اپنی کرپشن چھپانا مینج کرنا ضرور آتا ہوئے گا. میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں, یہ انکمپیٹنٹ ہے, نالائق ہے اور کرپٹ بھی ہے. اچھا, یہ میکسیمم جو ہو سکتا ہے نا, انکمپیٹنٹ اور نالائق اور کرپٹ,
तीनों चीजें, और आपने देखा जाए रातों रात डॉलर जिस तरह इंक्रीज हुआ, पैसे किसने बनाए? पेट्रोल के क्राइसिस में भाई वो कहते हैं आप लोगों ने आर्टिफिशियल प्राइसेस रोकी हुई थी, पेट्रोल की आप लोगों ने आर्टिफिशियल प्राइसेस रोकी हुई थी, हर चीज आर्टिफिशियल था, ऑल द बूम एट योर टाइम वाज ऑल आर्टिफिशियल, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज क्लेमिंग। इसलिए तो रो पिट रहे हैं वो कि भाई ऑपोजिशन सारा सत्यानाश कर गई। मैं शर्मिला को शामिल कर लूं। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला, ऑपोजिशन की भी और गवर्नमेंट की आपने गुफ्तगू सुनी। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को अप्रिशिएट करूं कि भाई आप लोगों ने तो तहलका मचा दिया है। मतलब उज़ैर बलोच की जो आपकी रिपोर्ट है आप उसको पब्लिक करने वाले हैं, उसका आप पब्लिक करने का इरादा रखते हैं। नॉट ओनली दैट रिपोर्ट, 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, ऑब्वियसली बल्दिया टाउन वाली रिपोर्ट भी और साथ ही निसार मोरी वाली रिपोर्ट भी जो है आप पब्लिक करने का इरादा रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, अप्रिसिएशन फॉर दैट। मगर इसकी टाइमिंग शर्मिला, जिस तरीके से आप इसको अब पब्लिक करने की इंटेंशन रख रहे हैं, कर भी देंगे आई एम श्योर, मुझे आपकी नीयत के ऊपर कोई डाउट नहीं है, पर इसके ऊपर यह सवाल जरूर उठेगा कि भाई अली जैदी की नेशनल असेंबली के फ्लोर पर आवाज उठाने के बाद यू पीपल फेल्ट द हीट, आप लोगों ने प्रेशर महसूस किया, और अब जस्ट टू क्लैरिफाई कि जी जरदारी साहब नहीं है इसमें इन्वॉल्व, फरियाल तालपुर साहिब इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारी तो कोई इसमें क़यादत इन्वॉल्व नहीं है, आप अब ये जो है पब्लिश करने पर मजबूर हो गए, पब्लिक करने पर। इज दैट सो? बहुत शुक्रिया बीनिश। देखिए, JIT जो बल्दिया टाउन की रिपोर्ट है वो तो तकरीबन 1 साल पहले कोर्ट में जमा हो चुकी है, तो दैट वाज पब्लिक प्रॉपर्टी। हाँ, हमने सिर्फ आज ये किया है कि हमने वो लोग जो इतनी उज्जत नहीं करना चाहते कि कोर्ट से जाके इसे निकलवाएं, हमने अपनी वेबसाइट पे उसे अपलोड कर दिया है। दूसरी चीज़ है निसार मुराई और उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट्स, उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें मेरा ख्याल है कि माजी में आ चुकी थी, और हमने आज ये फैसला किया कि जनाब उसको हम पब्लिक कर दें, क्योंकि शायद आजकल इस किस्म का दौर है कि हर कोई पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है और हकाइक जानना चाहता है। अब इशू ये है कि नेशनल असेंबली के फ्लोर पे एक इंजीनियर्ड रिपोर्ट अली जैदी साहब लहरा के हमारी क़यादत और हमारे दीगर मेंबरान के बारे में बड़ी बातें कर रहे थे। अच्छा, वो जो बातें वो कर रहे थे वो हकाइक पे मबनी नहीं है। अच्छा। उज़ैर बलोच की एक JIT रिपोर्ट है जिनके सफ़ात कोई 36 हैं, 7 मेंबर कमेटी की उसके ऊपर दस्तखत हैं और हर पेज के ऊपर दस्तखत हैं। वो मेरा ख्याल है कि रिपोर्ट फरवरी 15, अगर मैं सही तारीख बता रही हूँ, 2016 को JIT तश्कील दी गई थी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, और उसके कोई मेरा ख्याल है कि अप्रैल की बात है, अप्रैल में वो तैयार हो गई थी और वो होम डिपार्टमेंट में जमा हो गई थी, वहां से वो IG सिंध के पास गई है, और जनाब उसके बाद उज़ैर बलोच कहाँ थे वो सबको मालूम है किधर थे, और मुकदमा उनके वो चल रहा है, उनको सजा भी हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ जो हकाइक हैं, जो असल हकाइक हैं, वो सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि इस हुकूमत का एक बड़ा वतीरा ये रहा है कि हर चीज में झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ, गलत बयानी, गैर जिम्मेदारी, नाअहली और घमंड। ये हुकूमत जब जाएगी ना तो ये इन 4-5 जो ये एडजेक्टिव्स है ना, इनसे जानी पहचानी जाएगी, घमंडी, मगरूर, नाअहल और करप्ट। अब करप्ट मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये मॉरली भी करप्ट हैं और फाइनेंशियली भी करप्ट हैं। आपने देख लिया चीनी स्कैंडल, चीनी किस तरह से गायब हुई, अवाम को डाका डाला, पेट्रोल किस तरीके से गायब हुआ, डाका डाला, आटा किस तरीके से गायब हुआ, अवाम पे डाका डाला, दवाइयाँ, लाइफ सेविंग ड्रग्स किस तरीके से मार्केट से गायब हुई, डाका डाला, फिर अवाम को कहा गया कि जनाब हम 50 लाख घर बनाएंगे, बने कितने, ढेलानी बना, 750, अब बजट में डाले गए 1.5 अरब रुपए, वो डाका अवाम के ऊपर। फिर आप ये देखें कि आपने नौकरियों की बात, आपने लोगों के घरों पे डाका डाला, आपने बिजली की नरखें बढ़ाई, आपने गैस की नरखें बढ़ाई, आपने आम अशिया की इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड टूट गया हो, फिर आपने रिकॉर्ड मतलब 12 महीने में ये, और मैं बात कर रही हूँ प्री कोविड टाइम में, कोविड का बहाना तो अब इनको मिल गया है, लेकिन जनवरी 2019 और जनवरी 2020 12 महीने में 10 लाख लोग नौकरियों से फारिग हुए, 80 लाख लोग जो हैं वो शरह ख्वानदगी से मजीद लकीर से नीचे आ गए, PTD से 450 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया, 30 मोटर्स को अब बेचा जा रहा है कोड़ियों के दाम,
रूजवेल्ट होटल का जॉइंट वेंचर किया जा रहा है अनिल मुशर्रफ के साथ। उसके अलावा पीआईए को उन्होंने बर्बाद कर दिया। मतलब पीआईए के हवाले से जो रुसवाई और शर्मनाक हेडिंग्स अब पाकिस्तान के हवाले से दुनिया भर के अखबारात और टेलीविजन की जीनत बने हुए हैं, मैंने अपनी तारीख में कभी इतनी मैंने कोई शर्मिंदगी नहीं उठाई। ये वो एयरलाइन है जिसने बड़ी बड़ी एयरलाइंस को सहारा दिया और बनाने में अपना किरदार अदा किया, और हमारे पायलट जो है ना दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट में से उनका शुमार होता था। लेकिन आपने सिर्फ इस दीवानगी में और जुनूनियत में कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को गंदा कर दो कि जी ये इनके दौरानिये के अंदर ये लाइसेंसेस दिए गए हैं जो मशकूक हैं। अच्छा, जब इनसे पूछा गया ना, जब अब पीआईए ने इनको खत लिखा है, आपके ये जो हवाबाजी के वजीर हैं इनको खत लिखा है और पूछा है कि जी बताइए वो कौन से पायलट्स हैं जो आप कहते हैं जिनके जाली लाइसेंस हैं, आपको पता है कि जवाब क्या आया? हमें कुछ इस तरह का अंदाजा हुआ है कि शायद कुछ पायलट्स के जो लाइसेंसेस हैं वो मशकूक हैं। अब ये कहना कि 40% पायलट्स के लाइसेंसेस फेक हैं कैटेगोरिकली ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, और जो जवाब पीआई को दे रहे हैं उसमें कितना फर्क है। आपने जगहसाई की पूरे पाकिस्तान की, आपने नेशनल कैरियर की जगहसाई की, हम यूरोपियन यूनियन से बैन हो गए, हम यूके से बैन हो गए, हम जनाब हमारा स्टार रेटिंग 6 से 1 पे आ गई है, दुनिया भर ने हमारे पायलट ले ऑफ कर दिए। ये जो खसारा नुकसान पीआईए बर्दाश्त करेगा ये कौन उठाएगा? अच्छा शर्मिला, तनकीद करना बहुत आसान है। आप जो बात कह रही हैं उसके ऊपर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं कर ही नहीं रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन जिस तरह से मेरे पीटीआई के भाई ने भी कहा, ये भी पार्लियामेंट का मेंबर हैं, ये जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई आपको पैरेलल प्लान दे देते, चीनी बहरान, आटा बहरान, पेट्रोल बहरान, ये पीआईए का मामला, आप इनको समझा ही देते, इनको बता दिया करें। आप भी अपने एक अलग ईगो ट्रिप पे रहते हैं कि भाई 18वीं तरमीम के बाद आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि यू पीपल हैव योर ओन ऑटोनॉमी, आपकी अपनी एक और पहचान है। लेकिन आप जिस तरह से कुरैशी साहब कह रहे हैं, आप इनको मशवरा ही दे दें सिर्फ तनकीद करने के अलावा। इन्होंने भी कहा कि ऑपोजिशन कोई हमें राय बताती नहीं है, कोई और हमें ऑप्शन बताती नहीं है, सिर्फ तनकीद करती है। व्हाई डोंट यू सिट विद देम? वल्ला इनकी मासूमियत जान न ले ले हमारी कहीं। भाई बात ये है कि ये कंटेनर पे चढ़ के तो बड़े दावे करते थे कि हमारे पास तो दुनिया की माहिराना टीम मौजूद है। यार आप नाम ले, फाइनेंस में माहिर, इकोनॉमिक्स में माहिर, कॉमर्स में माहिर, हेल्थ के अंदर हमारे, ये तो ऑलरेडी ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे थे। ये तो शैडो बजट देते थे और ये कहते थे कि हमारे पास तो हर चीज का माहिर मौजूद है, तो इनको हमारे मशवरों की क्या जरूरत? हम तो पुराने गंदे पाकिस्तान से हैं ना, हमसे क्यों मशवरे लेंगे? आप ऑलरेडी सीखे सिखाए और धुले धुलाए नए अच्छे पाकिस्तान से थे, तो क्या हुआ? 2 साल में आपने अवाम को क्या दिया है? आपने पता है क्या दिया है? आपने जो पब्लिक सेक्टर के एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे वो 1400 अरब से बढ़ा के 28 अरब रुपए कर दिए। आपने जनाब ये जो आपके पीएसडीटी है उसको आपने गिरा के 6.5 बिलियन पे कर दिया। आपके जो कर्जे हैं वो 30,000 अरब से बढ़ के 43 अरब हो गए, 42 अरब रुपए हो गए। भाई आपने 2 साल में दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतनी जल्दी 2 साल में इतना कोई लोन एक्यूमुलेट नहीं हुआ। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माइनस में चला गया, किसान बर्बाद हो गए, रियल स्टेट तबाह हो गया, आपके एक्सपोर्ट गिर गए डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने 40% डिवैल्यूएशन करी है। मुझे आप बताइए 2 साल पहले आपका रेवेन्यू था $36 बिलियन का, 2 साल बाद आज आपका रेवेन्यू है $24 बिलियन। इसकी क्या वजह है? टैक्स कलेक्शन में मुल्क की तारीख में पहली बार एफबीआर फेल हो गया। उसके अलावा आप ऑपोजिशन हुकूमत को सुकून लेने दें तो खान साहब उनकी पूरी कैबिनेट का काम चले ना। बिलावल साहब की तकरीरों से परेशान हो जाते हैं, नहीं मतलब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तकरीरों से, ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीरों से फ्लोर ऑफ द हाउस में, इसीलिए तो उन्होंने पार्लियामेंट आना छोड़ दिया आप लोग की मौजूदगी में। अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। बड़ी मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है, नदीम कुरैशी साहब चलकर आज हमारे घर पे मेहमान आए हुए हैं, लेकिन आई डोंट नो कुरैशी साहब, आई एम रियली सॉरी, अपॉलॉजीज फ्रॉम माय साइड कि मैं आपको वीडियोस पोस्ट पे नहीं ले पा रही हूँ। हालांकि आई नो कि यू आर सिटिंग वेरी मच देयर इन मुल्तान स्टूडियो। खैर मैं ब्रेक के अंदर इसको फिक्स करने की कोशिश करती हूँ और हम रिज्यूम करते हैं इस डिस्कशन को विद द 3 डायनामिक पैनलिस्ट आई हैव विद मी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल डायनामिक पैनलिस्ट आज मेरे साथ मौजूद हैं जी। हिना परवेज भट्ट साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, शर्मिला फारूकी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, फाइनली आफ्टर अ बिग अपॉलॉजी एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस मेरे साथ मौजूद है जी नदीम कुरैशी साहब।
वीडियो सोर्स के जरिए मुल्तान स्टूडियोज में। जी बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब वंस अगेन ज्वाइन करने के लिए। अब वापस मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि ऑपोजिशन की आप लोगों ने गुफ्तगू सुन रही है, यहाँ से इस रिस्पॉन्ड करने के सिलसिले का आगाज कीजिए। जब हम GIT रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, चलिए ये जो उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट है ये एक तरफ रख दें। जो सानिया बल्दिया टाउन की जो GIT रिपोर्ट है, जिस तरीके से वो सामने आई है, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने जो करना है सो करना है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट हकीकत अपनी जगह पे बरकरार है कि वो MQM, वो हमाद सिद्दीकी साहब जिनका जिक्र हो रहा है बार बार कि जी उन्होंने किया, वो सारे इसके जिम्मेदार हैं। वो ऑब्वियसली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम PMLN के साथ भी थे, वन पॉइंट ऑफ टाइम वो पीपल्स पार्टी के साथ भी थे, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम MQM, एंड राइट नाउ व्हेन आई स्पीक तो वो आपके साथ हुकूमत में बैठे हैं। तो सर आपकी भी तो कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफिशियली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर एक रिपोर्ट के अंदर इतने संगीन इल्जामात लग रहे हैं उन लोगों पर जो कि आपकी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, आपके साथ मौजूद हैं, आपके इत्तेहादी हैं, तो आप भी कुछ करेंगे कि आपने सारा मलबा ही पीपल्स पार्टी या नून लीग पे डालना है? बेनिश, हमने ना कभी मलबा डाला पीपल्स पार्टी या नून लीग पर। ये जितने भी मलबे हैं इन्होंने खुद एक दूसरे पर डाले। अच्छा। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, इमरान खान ने जिस कॉज को लेकर 24 साल स्ट्रगल की, वो आज भी उसी जगह पर स्टैंड किए हुए हैं। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार कोई गवर्नमेंट अपने साथ मौजूद लोगों के हवाले से शुगर की रिपोर्ट शाया कर सकती है, इससे बड़ी दलेरी कोई नहीं हो सकती। अभी शर्मिला साहबा फरमा रही थी कि जी इस गवर्नमेंट ने कितनी सख्त बातें इन्होंने की, मतलब एक इनके मुंह से पता नहीं मुझे 7 जुमला निकला है जी ये मॉरल करप्ट है। अब ये इतनी इंफॉर्मेशन तो शायद इनको या इनके बॉसेस को, मुझे तो नहीं मालूम इन्होंने किस सेंस में कहा मॉरल करप्ट है। अब देखें, वो लोग जिन्होंने 90s में महंगी बिजली के एग्रीमेंट किए, वो लोग जिन्होंने महंगे NLG के सौदे किए, जिसका रेट पाकिस्तान में कुछ और परचेजिंग का था और इंटरनेशनली वर्ल्ड में कुछ और रेट था, आज वो बिजली महंगी होने के, गैस महंगे होने के इल्जाम उस गवर्नमेंट पे लगा रहे हैं जिसको ऑलमोस्ट 2.25 साल हुए हैं। मैं आपको अर्ज कर दूं, कोई भी GIT हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस पहले था वो आज है। पाकिस्तान ने बेनिश अगर आगे बढ़ना है तो यहाँ कानून फिर ताकतवर और गरीब के लिए एक जैसा बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात की पॉलिटिकल कल्चर है कि हम बहुत अच्छी बात की हम अपनी जमातों में रहते हुए एक मिनट यहीं पे रुकिए, आप ही के साथ बने हुई हो, आप ही से पूरा जवाब लूंगी। बस एक चीज, आपने इतनी अच्छी बात की, मतलब कि मेरी तो खुशी से आंसू निकलने वाले हैं कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो ये चीनी की रिपोर्ट है, उसके ऊपर सजा कब हो रही है? जो आटे के हवाले से रिपोर्ट आई है या आएगी या आने वाली है, उसके ऊपर आप सजा कब ले रहे हैं? जो पेट्रोल बहरान के हवाले से जो नाम हमारे सामने आएंगे उसके ऊपर आप सजा कब दे रहे हैं उन लोगों को, कल्प्रिट्स को? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बल्दिया टाउन GIT जो स्पेसिफिकली आपने क्वेश्चन किया सर, MQM आपकी सफूमर बैठी है इस टाइम पर, आपकी इत्तेहादी है, आपको कौन रोक रहा है एक्शन लेने से? कम ऑन, यू आर 160+ पीपल इन द हाउस। आप जरा सोचें कि उस वाली MQM जिसके हवाले से ये GITs आ रही हैं और जो कुछ पाकिस्तान में 30 साल होता रहा, उसके खिलाफ सबसे पहले इंटरनेशनली आवाज की शख्स ने उठाई, उसका नाम इमरान खान था। कौन गया स्कॉटलैंड यार्ड के पास? उसका नाम इमरान खान था। आज भी अगर MQM हमारी इत्तेहादी है और ये लोग तो जोहरा आपा के कातिलों को अपने बेंचेस में किसने बिठाया? इमरान खान ने। किसने उनको अपने इत्तेहादी बनाया? इमरान खान ने। सर आधा सच ना बताएं, पूरा बताएं। मैं सुन रही हूँ सर, हुकूमत को हम सुनने के लिए पैदा हुए हैं। जी सुन रही हूँ सर, जी सुन रही हूँ जी। देखिए अब अगर आपने जज्बात के समंदर में सारी लॉजिकल बहस को समेटना है तो फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। देखिए, पाकिस्तान में बादशाही निजाम नहीं है। आप मुझसे ज्यादा बाखबर है, आपका कैनवस मुझसे ज्यादा वसी है, मीडिया के लोगों को हर चीज की इंफॉर्मेशन है। आप एक पूरा प्रोग्राम रखें पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पे, करें जरूरत, बैठते हैं, बात करते हैं। गवर्नमेंट का काम था GIT बनवाना और वो तमाम रिपोर्ट्स आ गई। या पाकिस्तान की के जुडिशियल सिस्टम ने अपना काम करना है। इसी तरह से जब पानामा की रिपोर्ट्स आई थी तो सब लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, बल्कि जब पानामा कमीशन बना था, कोर्ट ने फैसला किया था, मिठाइयां तकसीम हुई थी पाकिस्तान में। और फिर उस पानामा के बाद जो कोहराम बचा, जिस तरह से पूरे मुल्क में हिजान बर्पा करने की कोशिश की गई और उसकी आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक आ रहे हैं। ये GIT की रिपोर्ट भी अपने मंतकी अंजाम तक उन मुलजिमों को, मुजरिमों को पहुंचाएगी जो निहत्ते मासूम लोगों की जान लेने के मुर्तकिब हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी कातिल, किसी भत्ताखोर, किसी गुंडे, किसी माफिया को किसी सूरत ना सपोर्ट करती, ना करेगी। लेकिन
پاکستان میں بادشاہی نظام نہیں ہے کہ عمران خان صاحب حکم جاری کریں کہ جی گردن قلم کر دی جائے. یہاں ایک پروسیس ہے, یہاں ایک سسٹم ہے, ہم نے سسٹم کو فالو کرنا ہے. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے اپیل کرتا ہوں, آپ بھی کوشش کریں کہ سسٹم کے مطابق ہماری ڈیبیٹ ہو تاکہ عام آدمی کنفیوز نہ ہو. یقیناً عام آدمی یہ کہتا ہے کہ جی رپورٹ ہے, یہ کیا ہوا ہے یار, یہاں تو رپورٹ ہی نہیں آتی تھی. ایک میونسپل کارپوریشن کے حلقے میں ہونے والی کرپشن کو بھی چھپا لیا جاتا تھا. نیشنل ابھی شرمیلا صاحب فرما رہی تھی کہ جی پورے دنیا میں پاکستان کی جگہ ہنسائی کی گئی. تو میں بھی بطور پاکستانی کوشچن کر سکتا ہوں کہ 32 پلینز کے لیے آپ نے 852 پائلٹ رکھے ہوئے ہیں. آپ نے اس پورے ملک میں جس طرح سے گھوسٹ ملازمین بھرتی کی ہے, سندھ کے حوالے سے تو بے پناہ سکینڈلز ہیں. اب ہم پنجاب میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پورے کے پورے اداروں میں اس طرح سے لوگوں کو بھرتی کیا گیا جیسے مال مفت دل بے رحم. ہم نے جو کچھ اس ملک میں بویا ہے ہماری نسلیں وہ کاٹیں گی. یہ سب کچھ ایک دم نہیں ہو سکتا. میں جگہ جگہ کہتا ہوں یہ برسا برس کا قصہ ہے, پل دو پل کی بات نہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ گورنمنٹ نے جو سٹانس لیا, گورنمنٹ جس سٹینڈ پہ ہے, جتنی مرضی تنقید کی جائے, جتنا مرضی ہمیں کہا جائے جی نکمے ہیں, نااہل ہیں, یہ 5000 ارب روپیہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے پے کیا, ان کے لیے وہ لونز کے لیے پے کیا, پرنسپل اماؤنٹ دی, مارک اپ دیا. آج پاکستان میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے 83% کم ہوا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ 3 گنا کم ہوا ہے ماضی کی نسبت. تو آپ قریشی صاحب, آپ کو پاکستان کے معاملے میں ریجیکٹ کر دیا. اچھا ایک سوال ضرور کروں گا, ایک سوال مجھے بڑی ہنسی آئی. مجھے لگتا تھا شرمیلا صاحبہ کسی ایسی جماعت کے ساتھ ہے جس کی پاکستان میں گورنمنٹ نہیں ہے. مطلب انہوں نے جو منظر کشی کی, بہت زیادہ پریشانیوں کا اظہار کیا, غریب کے حوالے سے بڑے نعرے بلند کیے. ارے بابا یہ تو سندھ میں پچھلے 15 سال سے اقتدار میں ہے. آج انٹیریئر سندھ کا ہاری جتنے ظلم و ستم برداشت کر رہا ہے, جتنا لا اینڈ آرڈر کا ایشو سندھ میں ہے, جتنی وہاں جنگل کا قانون سندھ میں, پاکستان میں کہیں نہیں ہے. تو اقتدار میں رہنے والے لوگ بھی وہ بھاشن دیتے ہیں جو بڑے حیران کن ہوتے ہیں. ندیم قریشی صاحب, کیا آپ کے پاس, آپ کی حکومت کے پاس اتنا وقت ہے کہ آٹا جو ہے 20 کلو وہ 860 روپے پہ چلا جائے؟ اس کے باوجود آپ کی حکومت سٹرونگ ہے اور کوئی مائنس نہیں ہو رہا. کیا آپ کی حکومت اتنی سٹرونگ ہے اور اتنا زیادہ اس کے پاس وقت ہے کہ وہ چیزیں ٹھیک کر لے کہ اگر ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 15% اضافہ نہیں ہو رہا, کیا آپ کی حکومت کے پاس اتنا زیادہ وقت ہے اور اتنی زیادہ وہ سٹرونگ ہے اور کوئی مائنس نہیں ہو رہا اس فیکٹ کے باوجود کہ جی ہاسپٹلز اور پروفیشنلز کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کے پارٹی ورکرز کے سپورٹ کر دی گئی ہے؟ ان سب چیزوں کے باوجود بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مائنس نہیں ہو رہا, حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اور آپ لوگ پھر بھی جو بھی آپ لوگوں کے گولز ہیں اس کو آپ میٹ کر پائیں گے؟ سر اس کا بس جلدی سے جواب دے دیجئے, میں ہنا کے پاس جا رہی ہوں. ایک عرض کر دوں, پنجاب میں کسی ہاسپٹل کو کسی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ شامل نہیں کیا جا رہا, نہ ان کے ساتھ ان کو اٹیچ. دیکھیں یہ کنفیوز کرنا اور مس کوڈ کرنا چیزوں کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنے بڑے فورم سے مناسب ہو. ابھی آپ نے فرمایا کہ جی چیف منسٹر صاحب آئے ہیں تو ان کے ساتھ ٹائیگر فورس, دیکھیں ٹائیگر فورس ایک والنٹیئر فورس ہے. چیف منسٹر صاحب کا میں نے نہیں کہا, عثمان ڈار صاحب کا تمام دنیا میں. جی میں قرض کروں, تمام دنیا میں کسی بھی ایپیڈیمک صورتحال میں یا کسی بھی نیشنل کاز کے لیے لوگ والنٹیئر اپنی سروسز پیش کرتے ہیں. یہاں ٹائیگر فورس میں کوئی بین نہیں تھا کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اوپن میں نے تو بلکہ ایک پروگرام میں شہباز شریف صاحب کو بھی دعوت دی تھی کہ آئیں ٹائیگر فورس جوائن کریں, آئیں صحیح معنوں میں خدمت کریں. خادم اعلیٰ کہلوانا بڑا آسان ہے, خادم اعلیٰ 5 سٹار خادم اعلیٰ بننا بڑا آسان ہے, اڑن کھٹولے پہ اڑنا بڑا آسان ہے. غریب کے ساتھ چلنا, غریب کی زندگی کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. ارباں روپے اپنے اکاؤنٹوں میں منتقل کر لینا اور قوم کو جواب نہ دینا, اس شخص کو کرپٹ کہنا جس نے پوری زندگی پاکستان کے نام کے لیے اپنی وقف کر دی. آپ نے تو پورے پاکستان کے اساسے بیرون ملک منتقل کر دی ہے. آپ نہ اس ملک کی ایجوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, نہ اس ملک کے ہیلتھ سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بچے آپ باہر پڑھاتے ہیں, ہیلتھ کے لیے آپ باہر جاتے ہیں, اور آپ بھاشن پاکستانی عوام کو دیتے ہیں. لوگ اپنے عمل اویر ہیں. ہنا بٹ صاحبہ بھاشن دینا بند کریں. سب سے پہلے تو ندیم صاحب کی اس بات پہ ان کو یاد کراتی چاہیے, انہوں نے کہا بادشاہی کا نظام نہیں ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہماری پی ٹی آئی کی ایم پی اے عظمیٰ کردار صاحبہ, وہ اس لیے ان کی ممبرشپ کو ختم کیا گیا کیونکہ انہوں نے بادشاہ سلامت
اور ملکہ عالیہ پہ کوئی بات کر دی تو بادشاہی کی نظام کی تو بات ہی نہ کریں, آپ ڈیموکریسی کی کہاں بات کرتے ہیں. دوسری بات, جنگل کا قانون یا بھتہ خوری کی بات کی انہوں نے, اس پہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہی ٹائیگر فورس ہے جن کے اوپر الزام ہے سیالکوٹ میں, چنیوٹ میں, فیصل آباد میں بھتہ خوری اور گنڈا گردی کرنے کے. دوسری, ابھی یہ بالکل غلط سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ نے وہ کمیٹیز بنائی ہیں اور انہوں نے کہا ہے یہ کمیٹیز ہمارے پارٹی ورکرز کے انڈر آئیں گی. بیسکلی انہوں نے نیوز نہیں فالو کی, اور یہ چاہتے کیا ہیں, یہ چاہتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائیں. یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے انڈر ہمارے ملازمین بھی آئیں. یہ جو کام ہے نا, یہ اگینسٹ دا لا ہے اور یہ اگینسٹ ایتھکس ہے, اور پارلیمنٹ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے, پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں گے, اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے, اور کورٹ تک جانا پڑے تب بھی جانا پڑے گا. جس طرح ہٹلر کے ٹائم میں کرتی تھی نا کہ سرکاری لوگوں کو بھی اپنی پارٹی کے انڈر, تو یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ساری انسٹیٹیوشنز کو یہ تباہ کر رہے ہیں, سب کو خراب کر رہے ہیں. یہاں کے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہیلتھ کے پروفیشنلز ہیں اور وہ ڈاکٹرز ہیں وہ پارٹی پی ٹی آئی کے پارٹی ورکرز کے انڈر آئیں. اور مجھے بتائیں کہ آپ جو ٹائیگر فورس کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں نان سیاسی ہے, تو کون سا پی ایم ایل این کا ورکر جو ہے وہ ٹائیگر فورس کا پارٹ ہے؟ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا جو ہے اس کے کلرز جو ہیں وہ پارٹی ٹی شرٹس پہ ہے, تو آپ کیسے بات کر رہے ہیں کہ وہ نان سیاسی ہیں؟ اور ایک اور بات, انہوں نے آپ نے -1 کی بات سٹارٹ کی. -1 کی بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے سٹارٹ کی. آپ نے علی محمد خان نے کہا -1 کریں گے تو جمہوریت مائنس ہو جائے گی. پھر شیخ رشید صاحب جو ان کے اپنے الائے ہیں, انہوں نے -3 کہا. ان سے پوچھیں کہ -3 کون ہے؟ ہم تو ایسی باتیں نہیں کرتے نا, آپ بتائیں -3 کون ہے. پھر آج جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے -160 بات کی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے اس بجٹ کو منظور کرنے میں ووٹ دیا وہ -160 ہو جائیں گے. جو اتحادی جو ہے نا ابھی اس حکومت کے ساتھ ہے وہ مائنس ہو جائیں گے. اور کیوں مائنس نہ ہو؟ آپ دیکھیں کہ یہ حکومت لائبلٹی ہے ان اتحادیوں پہ اور ان سارے ایم پی ایس اور ایم این ایس جو ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, جو ان کی نا اہلی ہے اور نا انکمپیٹنٹ حکومت جس نے ساری ملک کو تباہ و برباد کر دیا نا, وہ سب کے سب لوگ مائنس ہو جائیں گے. اور آپ بھی ان کا پارٹ ہوئیں گے مائنس ہونے کے. بڑی آسان بات ہے کہ 2 سالوں سے ہر چیز آپ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این پہ, آپ پی ایم ایل این یا پی پہ ڈال دیں, بٹ اس وقت اپنی کارکردگی کی بات کریں. اور آپ نے 18th امینڈمنٹ کی بات کی, مجھے نہیں پتا آپ نے شاید وہ دیکھا ہے کہ نہیں, کہ ایک این ڈی ایم اے کے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ ہم اس لیے ٹیک بیک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ڈیٹا پرووائڈ ہو. میری بات سنیں کہ ایک سرکاری ملازم, انہوں نے ایک منٹ مجھے اس کو تھوڑا سا ریفریز اور اس کو کریکٹ کرنا ہے اف یو الاؤ می. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں سے ڈیٹا وصولی میں رکاوٹ کی وجہ 18ویں ترمیم. انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ ہم اس کو واپس لینا چاہ رہے ہیں. ایک سرکاری ملازم کا کام نہیں ہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ پہ بات کرے. اس کا یہ پارلیمنٹیرینز کا کام ہے. اٹس the right of the parliament, it's right, it should be discussed in the parliament. ایک سرکاری ملازم کا کام نہیں ہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ پہ بات کرے. میں تو اس میں یہی بلیو کرتی ہوں. چلیے جی, مجھے شرمیلا کے پاس جانا ہے, لیکن ایز دا چیئرمین این ڈی ایم اے ڈیفینیٹلی اٹ از ہز رائٹ اینڈ اٹ از ہز پریروگیٹو کہ وہ 18ویں ترمیم پر بات کرے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, 18ویں ترمیم کے اوپر جس طرح سے کامنٹ ہنا نے بھی اس بارے میں ذکر کیا, بھائی دقت ہو رہی ہے ڈیٹا وصولی میں, اور آپ باتیں اتنی زیادہ پرفارمنس کی کر رہی ہیں. آفٹر دا 18th امینڈمنٹ یو ہیو آل دا رائٹ آف یور پروونس ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. جی دیکھیے, مجھے نہیں پتا کس قسم کے ڈیٹا کے حوالے سے دشواری کی وہ بات کریں, لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں تک سندھ کا سوال ہے وہاں پر ہم ہر قسم کی سپورٹ اور اسسٹنس کرنے کو تیار ہے. اگر ان کو کوئی ڈیٹا چاہیے, کس ڈیٹے کی بات کریں آئی ڈونٹ نو. ہاں, لیکن اگر دوسرے پروونسز کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو وہ دیں گے کیا؟ ہم تو ڈیٹا رکھتے ہیں نا, وی آرگنائز پیپل موسٹ. مجھے نہیں پتا پنجاب میں کیا حال ہے, مطلب بوزدار صاحب کی حکومت میں کیا ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہوگی. انہوں نے آپ سندھ کا ہی پریڈومیننٹلی کہا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ حالانکہ سی ایم جو سندھ ہے ان سے میری پرسنل بھی بہت اچھی سلام دعا ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے ڈیٹا کلیکشن میں مشکل ہوئی when it comes to the corona and the entire work for that. ہاں جی, ڈیٹا کلیکشن کیا, ہم تو ڈیلی اسپوکس پرسن سی ایم صاحب خود ڈیلی اپنا بیان اور ویڈیو جاری کرتے ہیں کہ آج کتنے لوگ پازیٹیو ہوئے, کتنے لوگ ریکور ہوئے, کتنے لوگوں کی اموات ہوئی. وہ تو ہم واحد صوبہ ہے جو ڈیلی بریفنگ دیتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, جو بتاتا ہے آج ہم نے اتنے ٹیسٹ کیے, کل ہم نے اتنے کیے, پچھلے 24 گھنٹے میں اتنے کیے. ہم تو ہر چیز بتا رہے, نہ صرف ان کو بلکہ پوری عوام کو بتا رہے. ہم کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں. اور پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ 18ویں ترمیم سے ان کو کیا چڑ ہے
ये दिस इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अगर किसी किस्म की कोई डिस्कशन डिबेट होनी तो वो पार्लियामान में जाएगी। दूसरी चीज ये है, इमरान खान जो आज कहते रहते हैं कि जी 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास वसाइल नहीं है, वफाक के पास वसाइल नहीं है, भाई इस 18वीं तरमीम के तहत तो आप वज़ीर आज़म के पास है, वो तो पहले थे ही नहीं, वरना तो वो किसी सदर के पास होते, आरिफ अलवी साहब के पास होते, आप तो कठपुतली बने बैठे होते, आपके पास तो कोई इख्तियारात ही नहीं होते। 18वीं तरमीम के बाद इज ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। आसिफ अली जरदारी साहब वाज अ सिटिंग प्रेसिडेंट, और उन्होंने सारे अपने अख्तियारात पार्लियामान और वजीर आजम को मुंतकिल किए, 73 की आइन की शक्ल बहाल करी। आज अगर 58(2) भी होता तो शायद इनको कोई निकाल भी चुका होता। जिस नहज पे ये पाकिस्तान को ले आए हैं, जिस दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया है कि कोई कारोबार नहीं चल रहा, हर शोबे में हर इंसान रो रहा है, कोई चीज मुयस्सर नहीं है, ये हर चीज की किल्लत। ठीक है, हर चीज की किल्लत है भाई। हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना होगा, ऑपोजिशन को अपनी ऑपोजिशन पे फोकस करना होगा, इस नोट के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों से कल मुलाकात करूंगी। आज के लिए तीनों मेहमानों का शुक्रिया, फीडबैक का इंतजार रहेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।